हेलो स्टूडेंट। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह, मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह कहाँ मुड़ेगी? तो सीधी सी बात है, ओबियसली वह मुड़ेगी अभिलंब की ओर, मतलब कि अभिलंब की ओर वो मुड़ जाएगी। अतः हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की यही घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो ऑब्वियसली क्या होगा, वह बिना किसी डायरेक्शन में विच्छेदित हुए बिना ही क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अतः हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? मतलब पानी से भरी बाल्टी की गहराई आपको कम प्रतीत होती है, ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा इसलिए होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश अपवर्तन के कारण पानी की भरी बाल्टी आपको कम गहरी प्रतीत होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपवर्तन होता है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें क्या होता है? तो अपवर्तन किस कारण होता है? तो अपवर्तन होता है उसके चाल में परिवर्तन होने के कारण। मतलब प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उसके मार्ग में क्या हो जाता है, वो या तो वो अभिलंब से दूर हटेगा या तो अभिलंब के पास आएगा। वो डिपेंड करता है माध्यम के ऊपर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, मतलब जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। इसका मतलब क्या है और पूछा क्या है, आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो इसमें क्या होते हैं, दोनों कोण एक बराबर नहीं होंगे। दोनों कोण क्या होंगे, एक बराबर नहीं होंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होता है। आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण छोटा होता है। और ऐसा कब होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल की ओर जाएगा तो उसमें क्या होता है, सघन से एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, अपवर्तन कोण हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अपवर्तन कोण हमारा बड़ा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की प्रिज्म की अपवर्तन सतह से प्रवेश करती है, दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। मतलब जब प्रकाश की किरण हवा से एक प्रिज्म में इंटर करती है तो जब उसमें अपवर्तन होने के बाद जब वो बाहर निकले तो किस ओर वो मुड़ती है? तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या के सदैव क्या होती है, आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या सदैव कितनी होगी, दो होंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मतलब जब हमें पढ़ाया जाता है कि परावर्तन नियम क्या होता है, उसमें हमें बताया जाता है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वह सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं,
समानुपाती होते हैं, मतलब जितना बड़ा हमारा आपतन कोण होगा उतना ही बड़ा हमारा अपवर्तन कोण होगा। अतः ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा किसी गोली पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस 15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों क्या होंगे? दोनों जो होंगे वो अवतल होंगे, क्योंकि फोकस दूरियां निगेटिव हैं, इसलिए वो क्या होंगे? अवतल होंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। आभासी है, सीधा है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सीधा कब बनेगा? एक ही कंडीशन होती है, वो कब होती है? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो क्वेश्चन हमारा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब अगर आपको प्राप्त करना है तो उसे सदैव कहाँ रखना होगा? फोकस की दुगनी दूरी पे, मतलब कि फोकस की दुगनी दूरी पे उसे रखा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के बराबर, मतलब कि बिंब के वास्तविक आकार एवं समान आकार का बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो हो, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या? उत्तल लेंस। ये जो उत्तल लेंस होता है इसमें सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, मतलब कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो हमने पढ़ रखा है, यम बराबर माइनस वी अपान यू जो होता है वो क्या होता है? आवर्धन होता है। मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहते हैं। तो माइनस लगा करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है सदैव उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो आप जब पढ़ते हैं परावर्तन के नियम में साइन आई अपान साइन आर, तो वही है यहाँ पे स्नेल का नियम, साइन आई अपान साइन आर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है, तो R इक्वल टू 2F होता है, मतलब कि फोकस दूरी जितनी हो उसके दुगना ही वक्रता त्रिज्या होता है। अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 20 सेंटीमीटर हमारा वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब जो साइड मिरर जो गाड़ी में मतलब वाहन में साइड मिरर मतलब पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए लगाए जाते हैं कांच को, तो वो कौन सा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है वो? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्यक होता है, मतलब फोटोग्राफी कैमरा का जो सामने वाला लेंस लगा होता है कौन सा होता है? वो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर ही क्यों न खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह संभवतः दर्पण कौन सा है? तो या तो वो समतल होगा और या फिर उत्तल होगा, अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में सदैव ऐसा ही होता है कि आप कितने भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है,
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह हट जाती है। मतलब हवा क्या है, विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के नज़दीक, मतलब कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा सदैव बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का अगर बड़ा प्रतिबिंब आपको देखना है तो वो अवतल दर्पण में होता है। किसमें? अवतल दर्पण में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी है। 4 डायोप्टर क्षमता की अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो 4 डायोप्टर अवतल लेंस की क्षमता, अगर लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर दी गई है तो उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? अगर बड़े की बात की जाए तो अवतल में, और ये पूछा जाए कि किस में छोटा बनता है तो वो बनता है उत्तल में। अतः इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलती है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो सदैव कैसा होगा? काल्पनिक होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो हमेशा वो काल्पनिक होगा, कभी वास्तविक नहीं हो सकता। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो वो कभी वास्तविक नहीं होगा। अगर सीधा है तो हमेशा काल्पनिक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए जल का प्रयोग होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मतलब कम से कम प्रकाश का वेग किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कांच में प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? अगर वो उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी पूछ रही है। तो वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। आर 50 है तो 50/2 कर दीजिए। 50/2 किसके बराबर होता है? 25 के। आता है ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? ऑप्शन नंबर ए है दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है लेंस, ऑप्शन नंबर सी है प्रिज्म, ऑप्शन डी है कांच की सिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रिज्म होता है। तो उसी में आप वर्ण विक्षेपण देखते हैं जिसमें श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। क्वेश्चन क्या है? किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण वो कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? मतलब एक अवतल दर्पण है, उसमें जब परावर्तन हो गया तो उसके बाद वो किरण किससे गुजरेगी? तो ऑब्वियसली किससे गुजरेगी? वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो उनमें संबंध क्या है? तो हम जानते हैं यफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे दो संबंध होते हैं, एक फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है, मतलब एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। दूसरा होता है आर इक्वल टू 2f। इससे यह सिद्ध होता है जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगना होता है। ठीक है, तो
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।